नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। प्रिपरेशन ऑफ जुडिशल चैनल पे आपका स्वागत है। भारतीय दंड संहिता के वीडियो है, आईपीसी के यह सेकेंड सेशन का सेकेंड वीडियो है। सेकेंड सेशन का फर्स्ट वीडियो बनाया जा चुका है, इसमें आपको सेक्शन 76 से 77 तक का 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू मिलेगा। सेकेंड सेशन में आपको धारा 76 से लेकर के 106 तक 150 से अधिक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू मिल जाएगा। सेकेंड सेशन का यह सेकेंड वीडियो है, जिसमें आपको 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू मिलेगा। इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 21 से क्वेश्चन नंबर 40 तक रहेगा। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। क्या क्वेश्चन नंबर 21 में, भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत निम्न किस धारा में अपराधियों को न्यायालय के आदेश पर फांसी देने वाले जल्लाद आपराधिक दायित्व से मुक्त है? ऑप्शन नंबर ए धारा 77 में, ऑप्शन बी धारा 78 में, ऑप्शन सी धारा 79 में तथा ऑप्शन डी धारा 76 में। यह क्वेश्चन आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए कितने एग्जामों में पूछा जा चुका है। आपको एमपी सिविल जज में 2012 तथा 2015 में भी पूछा जा चुका है, और राजस्थान जे के प्री में 2011, यूपी एपीओ स्पेशल 2007 में भी पूछा जा चुका है। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी ये पूछा जा रहा है आईपीसी के कौन से धारा के अधीन जल्लाद को आपराधिक दायित्व से मुक्त रखा गया है। तो मैं आपको बता दूं, आईपीसी की धारा 78 से जल्लाद को क्या किया गया है, आपराधिक दायित्व से मुक्त रखा गया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। चलिए अन्य धारा भी देख लेते हैं। धारा 77 में क्या बताया? धारा 77 में न्यायिक कार्य करने हेतु न्यायाधीश के कार्य को आपराधिक दायित्व से मुक्त रखा गया, यानी न्यायाधीश को बचाव देता है धारा 77। वही धारा 76 में क्या बताया गया है? धारा 76 में तथ्य की भूल क्षम्य बताया गया है। वही धारा 79 में क्या बताया गया? धारा 79 में विधि के भूल को क्षम्य नहीं बताया गया। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 78 के अंतर्गत मृत्युदंड को निष्पादित करने वाला जल्लाद को आपराधिक दायित्व से उन्मुक्ति प्राप्त होगी। धारा 78 यह उपबंधित करता है कि कोई बात जो न्यायालय के निर्णय आदेश के अनुसरण में की जाए या उसके द्वारा अधिष्ट हो, यदि वह उस निर्णय आदेश के प्रविष्ट रहते हुए अपराध करता है, रहते हुए वह करता है आदेश का पालन, तो क्या होता है? वह अपराध नहीं रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है? भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी धारा 79 के अधीन तथ्य की भूल का फायदा पाने के लिए यह बताना आवश्यक है कि उस व्यक्ति ने सद्भावनापूर्वक विश्वास करके युक्त आधार पर कार्य किया था। यह उच्चतम न्यायालय ने कहा था। किस केस में कहा था? ओके, ऑप्शन नंबर ए विश्वनाथ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में, ऑप्शन बी जसवंत राय मनीलाल अखाने बनाम मुंबई राज्य, ऑप्शन नंबर सी अहमद खान बनाम राज्य के मामले में, ऑप्शन डी रामचंद्र बनाम उत्तर प्रदेश के राज्य में। यह क्वेश्चन आपको एमपी सिविल जज 1993 तथा एमपी सिविल जज 1993 में और उत्तराखंड एपीओ 2010 में भी पूछा जा चुका है। तो मैं आपको बता दूँ उपरोक्त बातें कौन सी केस में बताई गई थी। तो उपरोक्त जो बातें हैं आपको बताई गई थी जसवंत मनीलाल अखाने बनाम बम्बई राज्य के मामले में बताया गया। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट जाने से पहले इस क्वेश्चन का व्याख्या देख लेते हैं। क्या व्याख्या में? जसवंत राय मनीलाल अखाने बनाम बम्बई राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी धारा 79 के अधीन तथ्य की भूल का फायदा पाने के लिए यह बताना आवश्यक है कि उस व्यक्ति ने सद्भावपूर्वक विश्वास करके युक्त आधार पर कार्य किया था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। क्या क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है? एक पुलिस अधिकारी युक्त पूछताछ के पश्चात ख को, जिसने कोई अपराध नहीं किया है, गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में ऑप्शन नंबर ए ख की गिरफ्तारी दोषपूर्ण ढंग से करने का दोषी है, ऑप्शन बी आईपीसी की धारा 76 के अधीन बचाव पाने का दावा कर सकता है, ऑप्शन सी आईपीसी की धारा 79 के अधीन न्यायोन्मुक्त भूल का बचाव पाने का अधिकारी है, तथा ऑप्शन डी न तो आईपीसी धारा 76 और न ही धारा 79 के दिन बचाव दावा पाने का दावा कर सकता है, क्योंकि उसने सद्भावपूर्वक कार्य नहीं किया है। यह क्वेश्चन आपको पूछा जा चुका है यूपीपीसीएस 2001 में। मैं आपको बता दूं इसका आंसर कौन है, यानी इस मामले में क्या होगा? तो इस मामले में आईपीसी धारा 79 के दिन न्यायोन्मुक्त भूल का बचाव पाने का अधिकारी है। कैसे? तो चलिए व्याख्या के अधीन स्पष्ट करते हैं। उक्त समस्या में चूंकि सम्यक जांच के पश्चात सद्भावपूर्वक कार्य करते हुए ख को गिरफ्तार किया गया, अतः आईपीसी की धारा 79 के दिन न्यायोन्मुक्त भूल का बचाव पाने का अधिकारी है। देखिए क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन में यह बताया गया है कि
प एक पुलिस अधिकारी था जो युक्तियुक्त पूछताछ के पश्चात ख को, जिसने कोई अपराध नहीं किया, गिरफ्तार कर लिया। यहाँ युक्तियुक्त पूछताछ से तात्पर्य है कि सद्भाव पूर्वक कार्य किया। ओके, इसलिए क्या होगा, प आईपीसी की धारा 79 के बचाव पाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्या है क्वेश्चन नंबर 24 में, एक पुरुष शिक्षक ने परीक्षा में तलाशी के दौरान एक लड़की को लड़का समझकर उसकी पैंट की जेब में हाथ डाल दिया। यहाँ शिक्षक ने दंड संहिता के किस धारा के अंतर्गत अपराध किया है? ओके, आईपीसी की कौन सी धारा के अधीन अपराध किया है? ऑप्शन नंबर धारा 354 का, ऑप्शन बी धारा 323 का, ऑप्शन सी धारा 509 का, ऑप्शन डी कोई अपराध नहीं है। क्वेश्चन आपको MPAPU 2009 में पूछा जा चुका है। ओके, तो मैं आपको बता दूं यह कौन सा अपराध होगा, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी क्या होगा, यह कोई अपराध नहीं होगा। कैसे, तो चलिए इसके व्याख्या के माध्यम से स्पष्ट करते हैं। उक्त समस्या में शिक्षक का कृत्य आईपीसी की धारा 79 यानी विधि द्वारा न्यायोन्मुक्त या तथ्य की भूल से अपने को विधि द्वारा न्यायोन्मुक्त होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, धारा 79 के अधीन बचाव होता है। तो इसमें क्या है, उक्त समस्या में शिक्षक का कृत्य आईपीसी की धारा 79 के अधीन तथ्य के भूल के कारण न्यायोन्मुक्त होने के कारण संरक्षित है। शिक्षक ने कोई अपराध नहीं किया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्या है क्वेश्चन नंबर 25? यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अनेक एग्जामों में पूछा जा चुका है। ओके, चलिए देखते हैं। एक्स कुल्हाड़ी से काम कर रहा है। कुल्हाड़ी का एक फल उसमें से निकलकर उछल जाता है और निकट खड़ा व्यक्ति वायु से मारा जाता है। यहाँ यदि एक्स की ओर से उचित सावधानी का कोई अभाव नहीं था, यानी एक्स क्या किया था, एक्स सद्भावपूर्वक में कार्य किया था। ओके, कोई उपेक्षा नहीं बरता था। ओके, यानी सावधानी का कोई अभाव नहीं था, तो एक्स का कृत्य ऑप्शन नंबर ए क्षम्य योग्य नहीं है, अपराध है। ऑप्शन बी क्षम्य योग्य है, अपराध नहीं है। ऑप्शन सी अपराध है लेकिन परिवीक्षा का लाभ देना अनिवार्य है। ऑप्शन डी मृतक के विधिक प्रतिनिधि की इच्छा पर निर्भर करेगा कि यह अपराध है अथवा नहीं। यह क्वेश्चन आपको MPAPU 2009 तथा MP सिविल जज 2005, 2006 तथा 1993 में भी क्रमशः पूछा जा चुका है। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर एक्स का क्या कृत्य होगा, यह एक्स का कृत्य होगा कि अक्षम्य योग्य है, अपराध नहीं है। यह इसीलिए क्योंकि एक्स ने क्या किया था, एक्स जो कार्य कर रहा था वह सावधानी पूर्वक कर रहा था, यानी गुड फेथ यानी सद्भाव पूर्वक कर रहा था, यानी आईपीसी की धारा 52 इसमें निहित था। चलिए इसके व्याख्या के माध्यम से और स्पष्ट करने की कोशिश करते हैं। प्रस्तुत मामले में एक्स का कार्य भारतीय दंड संहिता की धारा यानी आईपीसी की धारा 80 में उल्लेखित विधिपूर्ण कार्य करने में दुर्घटना के सामान्य अपवाद के अंतर्गत आता है, अतः एक्स का कृत्य क्षम्य योग्य है तथा अपराध नहीं है। धारा 80 के अनुसार कोई बात अपराध नहीं है जो दुर्घटना या दुर्भाग्य से और किसी आपराधिक आशय या ज्ञान के बिना, देखिए यहाँ पे आपराधिक आशय, क्वेश्चन क्या था, आपराधिक आशय से नहीं किया था, वह गुड फेथ में किया था। ओके, यानी पूरी सम्यक सतर्कता बरत कर, यानी पूरी सावधानी पूर्वक किया था। जब पूरी सावधानी होगी तो वहाँ तो दुर्भावना होगा ही नहीं। ओके, तो क्या किया, दुर्घटना या दुर्भाग्य से हुआ था। ओके, और किसी आपराधिक आशय या ज्ञान के बिना विधिपूर्ण प्रकार से विधिपूर्ण साधनों द्वारा तथा उचित सतर्कता एवं सावधानी, इसी को बोलते हैं सम्यक सतर्कता और उचित सावधानी, जिसे आईपीसी धारा 52 में बताया गया है, के साथ विधिपूर्ण कार्य करने में होती है। तो क्या होता है, इसके अंतर्गत उसे बचाव मिल जाएगा। एक्स को क्या हो गया, एक्स का कार्य क्षम्य योग्य है, अपराध नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्या है क्वेश्चन नंबर 26 में, कुल्हाड़ी से ऐसी जगह लकड़ी काटता है, ऐसी जगह लकड़ी काट रही है जहां बच्चे खेल रहे हैं। कुल्हाड़ी उछल जाता है और पास में खड़े एक बच्चे को जान से मार देती है और दोषी है। देखिए यहाँ पे क्या है, कुल्हाड़ी से जो लकड़ी काट रहे हैं जहाँ पर बच्चे खड़े खेल रहे हैं, जहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं उसी के आसपास क्या कर रहा है, लकड़ी काट रहा है। तो यह उचित सतर्कता तो हुआ ही नहीं ना। इसको लकड़ी जब काटना था तो बच्चे से दूर काटते, क्योंकि यह बच्चे के पास काट रहा है इसमें, इसीलिए क्या हो गया, उचित सतर्कता एंड उचित सावधानी नहीं बरता गया। चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए किसी अपराध के लिए नहीं और दोषी है, क्या किसी अपराध के लिए नहीं। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी हत्या के लिए दोषी है।
ऑप्शन सी सदोष मानववध के लिए दोषी है। ऑप्शन डी उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करने के लिए। क्वेश्चन आपको उत्तराखंड PCS 2002 तथा उत्तराखंड सिविल जज 2000 में पूछा गया है, और यूपी APO 2002 एंड यूपी लोअर स्पेशल 2002 तथा 2003, और छत्तीसगढ़ सिविल जज 2003 तथा MP सिविल जज 1986। देखिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अनेकों एग्जामों में बार बार पूछा जा चुका है। तो मैं आपको बता दूं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा यानी अदोषी है। तो अ किसका दोषी है? उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करने का दोषी है, क्योंकि अ का जो कार्य था सम्यक सतर्कता और उचित सावधानी का अभाव था। ओके, इस कारण अ क्या होगा? मृत्यु कारित करने के लिए दोषी होगा। क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए इसको व्याख्या के माध्यम से और स्पष्ट करते हैं। IPC की धारा 80 के अनुसार कोई बात अपराध नहीं है जो दुर्घटना या दुर्भाग्य से और किसी आपराधिक आशय या ज्ञान के बिना विधिपूर्ण ढंग से तथा विधिपूर्ण साधनों द्वारा उचित सतर्कता एवं सावधानी के साथ की जाती है। प्रश्न में प्रस्तुत समस्या में अ को धारा 80 की विधिपूर्ण कार्य करने में दुर्घटना की प्रतिरक्षा नहीं प्राप्त होगी। लकड़ी काटे जाने के स्थान पर ही खेला गया था। ओके, क्वेश्चन MP 2002 में भी APO में पूछा जा चुका था, खेल रहे थे। ओके, बच्चे के प्रति उचित सतर्कता एवं सावधानी न बरतने के कारण उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करने का दोष है। क्योंकि बच्चे के बगल में बच्चे जो पास में जब खेल रहे थे वहाँ पर तो लकड़ी काटता ही नहीं था। इसका तात्पर्य यह है कि वह क्या क्या सम्यक सतर्कता और उचित सावधानी नहीं बरता, यानी उसका अभाव था। इस कारण यह क्या होगा? यह उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करने के लिए दोषी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। क्या है क्वेश्चन नंबर 27 में? IPC की कौन सी धारा कहती है कोई अपराध नहीं है जो दुर्घटना से घटित होती है? यह बातें कौन सी धारा के अधीन बताई गई है? ओके, IPC की धारा 79, IPC की धारा 78 और IPC की धारा 80। तो ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। अब क्वेश्चन आपको उत्तराखंड के JK प्री 2009 में पूछा जा चुका है। तो मैं आपको बता दूं यह कौन सी धारा से संबंधित है। तो IPC की धारा 80 से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर सी। कोई बात अपराध नहीं है जो दुर्घटना से घटित होता है। IPC की धारा 80 से संबंधित है। चलिए इसके व्याख्या के माध्यम से और स्पष्ट करने की कोशिश करते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा यानी IPC के सेक्शन 80 में वर्णित है कि कोई बात अपराध नहीं है जो दुर्घटना घटित होता है। दुर्घटना एक अच्छी प्रतिरक्षा है, किंतु यह अनेक अपवादों के अधीन आता है, जैसे जो निम्न है। कैसे है? पहला, कार्य आपराधिक आशय या ज्ञान के बिना किया गया। ओके, तथा दूसरा, कार्य विधिपूर्ण प्रकार और विधिपूर्ण साधनों के द्वारा किया गया हो। तीसरा, कार्य उचित सावधानी और सतर्कता से किया गया हो। चौथा, कार्य विधिपूर्ण हो। ओके, इस स्थिति में तभी क्या होगा? IPC की धारा 80 का बचाव मिलेगा। ओके, चलिए और देख लेते हैं अन्य सेक्शन में क्या बातें बताई गई है। IPC की धारा 78 में बताया गया है न्यायालय निर्णय आदेशों के अनुसार में किया गया कार्य, और धारा 79 में विधि द्वारा न्यायोन्मुक्त कृत्यों को एक प्रतिरक्षा माना गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। क्या है क्वेश्चन नंबर 28 में? अपराध के अपवादों में दुर्घटना को शामिल करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवश्यक है? यानी अपराध को के अपवाद में दुर्घटना को शामिल करने के लिए कौन सा आवश्यक तत्व है जो उसमें सम्मिलित है? ऑप्शन नंबर ए, या दुर्घटना या दुर्भाग्य से घटित हुई हो। ऑप्शन बी, विधिपूर्ण कारण को विधिपूर्ण तरीके से करने में हुई। ऑप्शन सी, उचित सतर्कता और सावधानी बरती गई है। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। यह क्वेश्चन आपको MP APO 2008 में पूछा जा चुका है। तो मैं आपको बता दूं, दुर्घटना का यदि बचाव लेना है अपवाद के अधीन अपराध में, तो उसके अंतर्गत क्या शामिल होना चाहिए? अभी उपरोक्त क्वेश्चन में एग्जाम्पल के तौर पे व्याख्या के तौर पर बताया गया था। तो इसमें होना चाहिए या दुर्घटना या दुर्भाग्य से होना चाहिए। ओके, तथा विधिपूर्ण कार्य को विधिपूर्ण तरीके से करने में हुई हो दुर्घटना, और उचित सतर्कता और सावधानी बरतने में की गई हो। उचित सतर्कता और सावधानी बरती गई हो तब पर भी दुर्घटना हुई हो, उस स्थिति में अपवाद का बचाव मिलेगा। यानी इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, यानी उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी क्या है? दुर्घटना को शामिल करने में आवश्यक तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या है? क एक बंदूक लेकर जंगल में शिकार करना चाहता है। वहाँ उसे एक झाड़ी के पीछे हलचल मालूम पड़ती है। वह जोर से बार बार चिल्लाकर पूछता है, वहाँ कौन है? कोई उत्तर न पाकर और यह मानकर कि कोई जानवर छिपा होगा, वह गोली चलाता है। वह जो झाड़ी में छिपा था और जिसने उत्तर नहीं दिया,
मारा जाता है इस प्रकरण में? ऑप्शन नंबर ए, क हत्या का दोषी है। ऑप्शन बी, क विधिपूर्ण कार्य करने में दुर्घटना का बचाव ले सकता है। ऑप्शन सी, क उपेक्षा का दोषी है। ऑप्शन डी, क उतावलेपन का दोषी है। तो मैं आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर कौन है, यानी इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी क विधिपूर्ण कार्य करने में दुर्घटना का बचाव ले सकता है। कैसे ले सकता है, तो चलिए इसके व्याख्या के माध्यम से स्पष्ट करते हैं। यह क्वेश्चन आपको पूछा जा चुका है, यूपीपीसीएस 1998 में पूछा जा चुका है। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। यहाँ चूंकि क का आशय न तो ब को मारने का था और न ही वह संभाव्य जानता था कि ऐसा कार्य करने में ब को हानि कारित करेगा। यहाँ क ने युक्तियुक्त सावधानी भी यह जानने के लिए बरती है कि वहाँ कौन है, अतः कह विधिपूर्ण कार्य करने में दुर्घटना का बचाव ले सकता है। चूँकि क्या क्या उसे बार बार पूछा गया था कि वहाँ कौन है, लेकिन वहाँ से कोई आवाज़ नहीं आया था। ओके, यह क्या हुआ, यह युक्तियुक्त सावधानी बरता गया था। ओके, तथा उसका आशय नहीं था मारना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्या है क्वेश्चन नंबर 30 में? क अंधेरी रात में अ और ब लड़ रहे थे। ओके सॉरी, यानी एक अंधेरी रात में अ और ब लड़ रहे थे। अपने बच्चे को कंधे पर रखे हुए ब की पत्नी उनको अलग करने के लिए वहां पहुंची। अ का मुक्का बच्चे की कमर पर पड़ गया और बच्चे की मृत्यु हो गई। अ दोषी है। ओके, यानी एक अंधेरी रात में क्या हुआ था, और ब यानी और ब लड़ रहे थे। ओके, तो अपने कंधे पर बच्चे रखे हुए ब की पत्नी उसको अलग करने के लिए पहुंचा, यानी अ ब लड़ रहे थे आपस में, तथा ब की पत्नी जो अपने कंधे पर बच्चे को रखे हुए थे उसको अलग करने के लिए यानी बचाने के लिए बीच में पहुंची। ओके, तो अ का मुक्का क्या हुआ, ब के कमर पर लग गया, जिस कारण क्या हुआ, बच्चे की मृत्यु हो गई। यहाँ पर अ किस चीज़ का दोषी है? ऑप्शन नंबर ए उपहत्या के लिए, ऑप्शन बी घोर उपहत्या के लिए, ऑप्शन सी आपराधिक मानववध के लिए, ऑप्शन डी हत्या के लिए। यह क्वेश्चन आपको यूपीपीसीएस स्पेशल 2004 तथा यूपीपीसीएस प्री 2009 में पूछा जा चुका है। तो मैं आपको बता दूं इसका सही आंसर कौन है, यह दोषी है उपहत्या का। इसीलिए उपहत्या का दोषी है क्योंकि अ का उद्देश्य उस बच्चे को मारने का नहीं था। अगर उस बच्चे के जगह पर कोई अन्य व्यक्ति होते जो स्वस्थचित होते, बालक ना होते या वृद्धा ना ही होते, तो उस स्थिति में अगर किसी अन्य व्यक्ति को एक मुक्का लगता तो क्या होता है, वह उपहत्या के लिए दोषी होते हैं। ओके, इसीलिए वह जो बच्चा था होने पर भी वह क्या हुए, उपहत्या के ही दोषी माने जाएंगे। चलिए इसका व्याख्या के अधीन इसे और स्पष्ट करने की कोशिश करते हैं। प्रस्तुत समस्या में अ का आशय ब को मुक्का मारना था और इसके बच्चे के विषय में उसे ज्ञान नहीं था। सामान्य अनुक्रम में यदि वह मुक्का ब के ऊपर पड़ता तो उसे साधारण उपहत्या कारित होती, अतः अ उपहत्या के लिए अपराध का दोषी है, न कि किसी अन्य अपराध के लिए जो कि विकल्प में बताया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। क्या है क्वेश्चन नंबर 31 में? क य को मारता है, ख बीच बचाव करता है, जिसमें ख के कंधे पर सो रहे बच्चे को क के मुक्के की चोट लगती है, वहाँ वह मर जाता है। क ने निम्न अपराध किया है। ओके, यानी यह क ने कौन सा अपराध किया है? चलिए देखते हैं, आपको पता हो जाना चाहिए इस क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन नंबर ए साधारण उपहत्या का, ऑप्शन बी गंभीर उपहत्या का, ऑप्शन सी सदोष मानववध तथा ऑप्शन डी हत्या के लिए। क्वेश्चन आपको एमपीएपीओ 1993 में पूछा जा चुका है। तो मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन का यानी क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर कौन है? क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी क्या होगा, यह साधारण उपहत्या का दोषी है। कैसे वह साधारण उपहत्या का दोषी है, आपको मैं एक बार फिर से व्याख्या के माध्यम से बता दूं। क्योंकि प्रस्तुत समस्या में क के मुक्के की चोट बच्चे को लगना एक दुर्घटना ही है, लेकिन चूंकि क द्वारा य को मारना एक विधि कार्य नहीं है, इसीलिए उसे धारा 80 का लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी वह केवल उस गुस्से के स्वाभाविक परिणाम अर्थात उपहत्या के लिए दोषी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। क्या है क्वेश्चन नंबर 32 में? पति और पत्नी के झगड़े में पति एक डंडे से पत्नी को पीटने का प्रयास करता है, जो दुर्घटनावश उसके हाथ में लिए नवजात शिशु पर गिर जाता है और शिशु की तत्काल मृत्यु हो जाती है। पति दोषी है। ओके, यानी पति किस चीज़ का दोषी है? ऑप्शन नंबर ए हत्या का दोषी है, ऑप्शन बी हत्या के कोटि में नहीं आने वाला आपराधिक मानववध का दोषी है, ऑप्शन सी घोर उपहत्या का दोषी है, ऑप्शन डी सदोष मानववध की कोटि में नहीं आने वाली उपेक्षापूर्ण कार्य द्वारा मृत्यु कारित करने का दोषी है। क्वेश्चन आपको उत्तराखंड सिविल जज 2002 में पूछा जा चुका है। तो मैं आपको बता दूं
उपरोक्त समस्या में पति किस चीज़ का दोषी होगा? उपरोक्त समस्या में पति घोर उपहति का दोषी होगा। तो कैसे घोर उपहति का दोषी होगा, चलिए इसको व्याख्या के माध्यम से मैं आपको स्पष्ट करता हूँ। प्रस्तुत समस्या है अनुपयुक्त क्वेश्चन में यह सिद्धांत लागू होता है कि उन मामलों में जिनमें मृत्यु किसी उपहति का परिणाम है, जिसके विषय में अभियुक्त यह नहीं जानता कि उससे मानव जीवन को खतरा हो सकता था या मृत्यु होना संभावित थी, तो उस मामले में घोर उपहति हेतु दंड देना चाहिए, न कि आपराधिक मानववध हेतु। ओके, मानववध या हत्या हेतु भले ही मृत्यु कारित हो गई हो, अतः विकल्प सी घोर उपहति सही है। यानी क्या होगा, वह घोर उपहति के लिए दोषी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है? क्वेश्चन नंबर 33 में गलत उत्तर को बताना है। ओके, आईपीसी की धारा 80 के अधीन दुर्घटना के आधार पर बचाव के लिए निम्न आवश्यक तत्व तो नहीं है। इसमें क्या करना है, गलत उत्तर को ध्यान देना, गलत उत्तर को मारना है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए, कार्य एक दुर्घटना होनी चाहिए। ऑप्शन बी, कार्य किसी आपराधिक आशय या ज्ञान के बिना किया गया हो। ऑप्शन सी, दुर्घटना विधिक साधनों द्वारा विधिक रीति से किए गया किसी विधिक कार्य का परिणाम हो। ऑप्शन डी, कार्य विधिक होना चाहिए चाहे विधिक साधनों द्वारा किया गया हो अथवा नहीं। क्वेश्चन आपको यूपीपीसीएस 2002 में पूछा गया है। मैं आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर कौन है। इसमें क्या कहना है, गलत उत्तर को बताना है। इसमें कौन सा गलत है, कार्य विधिक होना चाहिए चाहे विधिक साधनों द्वारा किया गया हो अथवा नहीं। ओके, कैसे, चलिए इसको व्याख्या के माध्यम से स्पष्ट करते हैं। क्वेश्चन उल्टा यानी दूसरे तरीके से पूछा गया है, यानी गलत उत्तर को बताना। यानी आईपीसी धारा 80 के कौन से आवश्यक तत्व नहीं है, यानी पूछ रहा है जो 3 आवश्यक तत्व हैं वो तो है, जो नहीं उसी को बताना है। ओके, कार्य विधि होना चाहिए चाहे विधिक साधनों द्वारा किया गया हो अथवा नहीं। तो क्वेश्चन आपको यूपीपीसीएस 2002 तथा यूपीपीसीएस 2010 के प्री में पूछा जा चुका है। चलिए इसके व्याख्या के माध्यम से इसे स्पष्ट करने की कोशिश करते हैं। आईपीसी की धारा 80 में दुर्घटना के आधार पर बचाव का आवश्यक तत्व कार्य का उचित सतर्कता एवं सावधानी से किया जाना है। विधिक कार्य जो विधिक साधनों द्वारा किया गया हो अथवा नहीं, इस धारा का आवश्यक तत्व नहीं है, क्योंकि यदि कोई वैध कार्य अवैध साधनों द्वारा किया जाता है तो कार्य में प्रयुक्त अवैध साधन उस कार्य को भी अवैध बना देता है, और दुर्घटना का विभाग प्ली अवैध कार्य के लिए नहीं ले सकते हैं। दुर्घटना का प्ली नहीं ले सकता है क्योंकि आप अवैध कार्य कर रहे थे और अवैध साधन से कर रहे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है? क्वेश्चन नंबर 34 में यदि कोई अभियुक्त आईपीसी की धारा 80 के अर्थों में अपवाद का अभिभाग करता है, ऐसी उपधारणा उसके विरुद्ध होती है तथा उस उपधारणा के खंडन का दायित्व उसके ऊपर होता है। निम्नलिखित में से किस बात में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसा कहा है? ओके, ऑप्शन नंबर ए, जी सुब्रमण्यम बनाम राज्य के मामले में। ऑप्शन बी, बोर्ड मेंजेज बनाम यूसुफ खान। ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश राज्य बनाम वेणुगोपाल। ऑप्शन नंबर डी, के.एम. नानावती बनाम महाराष्ट्र राज्य। मैं आपको बता दूं कौन से बाद में उपरोक्त मत सर्वोच्च न्यायालय यानी उच्चतम न्यायालय द्वारा कहा गया था, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी के.एम. नानावती बनाम महाराष्ट्र राज्य के मामले में कहा गया था। क्वेश्चन आपको यूपी लोअर 2003 में पूछा जा चुका है। चलिए इसका व्याख्या के माध्यम से स्पष्ट करने की कोशिश करते हैं। के.एम. नानावती बनाम महाराष्ट्र राज्य AIR के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अभी निर्धारित किया कि यदि कोई व्यक्ति अभियुक्त आईपीसी की धारा के अंतर्गत साधारण अपवाद के अध्याय के अंतर्गत उपबंधित किसी अपवाद को अभिवाचित करता है यानी बचाव चाहता है, तो उसके विरुद्ध यह उपधारणा मानी जाएगी जिसको खंडित करने का दायित्व उसके ऊपर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है? क्वेश्चन नंबर 35 में निम्नलिखित में से कौन आईपीसी की धारा 80 के अंतर्गत दुर्घटना की प्रतिरक्षा का आवश्यक तत्व तो नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, कार्य एक दुर्घटना या दुर्भाग्य हो। ऑप्शन बी, कार्य दुर्घटना होना चाहिए चाहे वह आपराधिक आशय से ही किया गया हो। ऑप्शन सी, कार्य किसी आपराधिक आशय के बिना किया गया हो। ऑप्शन डी, कार्य उचित सतर्कता और सावधानी से किया गया। मैं आपको बता दूं धारा 80 के अंतर्गत दुर्घटना के प्रतिरक्षा के लिए आवश्यक तत्व तो नहीं है। वो कौन है? मैं आपको बता दूं इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कार्य दुर्घटना होना चाहिए चाहे वह आपराधिक आशय से ही किया गया हो। यह क्या है? आईपीसी की धारा 80 के अंतर्गत आवश्यक तत्व तो नहीं है। कैसे? तो चलिए व्याख्या के माध्यम से स्पष्ट करते हैं।
क्वेश्चन आपको यूपी लोअर 2002 तथा यूपी पीसीएस 2002 और 2005 में क्रमशः पूछा जा चुका है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। आईपीसी की धारा 80 के अनुसार कोई बात अपराध नहीं है जो दुर्घटना या दुर्भाग्य से और किसी आपराधिक आशय या ज्ञान के बिना विधिपूर्ण साधन द्वारा और उचित सतर्कता और सावधानी के साथ विधिपूर्ण कार्य करने में हो जाती है। अतः कार्य दुर्घटना होनी चाहिए, चाहे वह आपराधिक आशय से किया गया। धारा 80 की आवश्यकता तो वह नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है? क्वेश्चन नंबर 36 में आपराधिक विधि में आरोप के लिए योगदायी उपेक्षा कोई बचाव नहीं है, यह अभी निर्धारित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए, यानी कौन से बाद में अभी निर्धारित किया गया था? आर बनाम सुंडल एंड ओस्मान के बाद में। ऑप्शन नंबर बी ब्राउनिंग बनाम राज्य के मामले में। ऑप्शन नंबर सी धनिया दाजी का मामले में। ऑप्शन नंबर डी हीरालाल बनाम बिहार राज्य के मामले में। एक क्वेश्चन आपको यूपी लोअर 2003 में पूछा जा चुका है। तो मैं आपको बता दूं इसका सही आंसर कौन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी आर बनाम सुंडाल एंड ओस्मान के मामले में निर्धारित किया गया था कि आपराधिक विधि में आरोप के लिए योगदायी उपेक्षा कोई बचाव नहीं है। ओके, चलिए इसको केस को थोड़ा व्याख्या के दिन समझते हैं। उपरोक्त मामले में निर्णय दिया गया था कि इस मामले में सुंडेल और ओस्मान मदिरापान करके रात्रि में अपनी अपनी कार सार्वजनिक सड़क पर प्रतियोगिता करके चला रहे थे। इस दौरान एक वृद्धा व्यक्ति एक कार से टकराकर मर गया। न्यायालय द्वारा आरोपी का द्वारा प्रस्तुत योगदायी उपेक्षा के बचाव को नहीं माना गया, क्योंकि वह क्या थे, वह शराब पिए हुए थे और क्या किए थे, रात्रि में सार्वजनिक सड़क पर प्रतियोगिता कर रहे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है? क्वेश्चन नंबर 37 एक गरीब व्यक्ति अपने रुगन माता यानी बूढ़ी माता के प्राण बचाने हेतु दवाई की दुकान से दवाई चुराता है। क को बचाव मिलेगा। ओके, तो क किसका बचाव मिलेगा? चलिए देखते हैं बचाव मिलता है या नहीं मिलता है। आवश्यकता का, ऑप्शन बी प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का, ऑप्शन नंबर सी तुच्छ हानि का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और क्वेश्चन आपको छत्तीसगढ़ पीसीएस 2004 तथा 2005 में पूछा जा चुका है। तो मैं आपको बता दूं का जो कि एक गरीब व्यक्ति था अपनी बीमार माता के प्राण बचाने हेतु दवाई की दुकान से दवाई चुराता। क को बचाव मिलेगा। क को किसका बचाव मिलेगा? ओके, यह क्या है? इनमें से कोई नहीं। कैसे इनमें से कोई नहीं होगा? चलिए व्याख्या के माध्यम से इसे स्पष्ट करते हैं। गरीब व्यक्ति क द्वारा अपनी रुग्ण माता यानी बीमार माता के प्राण बचाने हेतु दुकान से दवाई चुराने के विरुद्ध आईपीसी में कोई प्रतिरक्षा उपलब्ध नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है? क्वेश्चन नंबर 38 क्वेश्चन नंबर 38 है कि बोट के डूबने के पश्चात एक्स और वाई ने समुद्र में तैरते हुए एक तख्ता पकड़ लिया। तख्ता इतना बड़ा नहीं था कि दोनों को सहारा दे सके। एक्स के पास अन्य विकल्प नहीं होने पर उसने वाई को धक्का दे दिया जो डूब गया। यह ने किया। ओके, यानी कैसे कार्य किया? ऑप्शन नंबर ए आपराधिक मानवध, ऑप्शन बी हत्या, ऑप्शन सी उपेक्षा द्वारा हत्या का अपराध, ऑप्शन डी कोई अपराध नहीं। यह क्वेश्चन आपको उत्तराखंड सिविल जज 2002 तथा यूपी पीसीएस 1994 तथा 1998 में पूछा जा चुका है। तो मैं आपको बता दूँ इसमें से आंसर कौन होगा? यानी जो बोझ डूब गया था, डूबने के पश्चात दो व्यक्ति जो बचे थे एक्स और वाई, जो एक तख्ता पकड़ लिए थे। ओके, तख्ता इतना बड़ा भी नहीं था कि दोनों को सहारा दे सके। तो इसके लिए क्या किया? एक्स के पास कोई अन्य विकल्प नहीं होने के कारण एक्स क्या किया? वाई को धक्का दे दिया। इसी स्थिति में यह क्या होगा? मैं आपको बता दूं इस स्थिति में आपको कोई अपराध नहीं होगा। कैसे कोई अपराध नहीं होगा? इस स्थिति में आईपीसी की धारा 81 के अंतर्गत इसे बचाव मिलेगा। कैसे? तो चलिए व्याख्या के माध्यम से इसे स्पष्ट करते हैं। आईपीसी की धारा 81 में समाहित आवश्यकता के सिद्धांत के संदर्भ में स्टीफन द्वारा दिए गए दृष्टांत हैं, जिसमें स्टीफन के अनुसार एक्स ने कोई अपराध नहीं किया है। ओके, मैं आपको बता दूं यह क्वेश्चन आपका आईपीसी की धारा 81 के इलस्ट्रेशन ए से संबंधित है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है? क्वेश्चन नंबर 39 में निम्नलिखित में से कौन आईपीसी के अंतर्गत आवश्यकता के आधार पर बचाव का गलत तत्व है? ओके, ऑप्शन ए अपराध कारित करने वाला कार्य अपहानि कारित करने के किसी आपराधिक आशय के बिना किया गया हो। ऑप्शन बी कार्य किसी अन्य अपहानि के निवारण हेतु किया गया हो। ऑप्शन सी कार्य किसी अन्य अपहानि के निवारण करने हेतु किया गया हो, चाहे भले ही वह आपराधिक आशय से किया गया हो। ऑप्शन डी कार्य सद्भावपूर्वक किया गया हो। तो मैं आपको बता दूं आईपीसी के अंतर्गत आवश्यकता के आधार पर कौन सा बचाव का गलत तत्व है? तो बचाव का गलत तत्व है
इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी कार्य किसी अन्य अपहानि को निवारण करने हेतु किया गया हो, चाहे भले ही वह आपराधिक आशय से किया गया। इस स्थिति में क्या होगा, वह बचाव का गलत आवश्यक तत्व है, जबकि अन्य सभी हैं जो सही है। यह क्वेश्चन आपको यूपी लोअर 2002 तथा यूपीआरजेएस प्री में 2002 तथा 2010 में क्रमशः पूछा जा चुका है। ओके, इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ओके, चलिए इसके व्याख्या के माध्यम से इसे और स्पष्ट करते हैं। क्या है व्याख्या? आईपीसी की धारा 81 के अनुसार कोई बात केवल इसीलिए अपराध नहीं है कि वह यह जानते हुए किया गया कि उसे अपहानि कारित होना संभाव्य है। यदि वह अपहानि कारित करने का किसी आपराधिक आशय के बिना और व्यक्ति या सम्मति को अन्य अपहानि का निवारण या परिवर्जन करने के प्रयोजन से सद्भावपूर्वक की गई हो। ओके, अतः विकल्प सी क्या है, गलत है, और सभी सही है जबकि सी गलत। इस कारण सी क्या है, सही। चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। क्या है क्वेश्चन नंबर 40 में? आवश्यकता का बचाव नहीं लिया जा सकता जबकि कार्य किया गया है, यानी किस स्थिति में आवश्यकता का बचाव नहीं लिया गया जबकि कोई कार्य किया गया। ऑप्शन नंबर ए सद्भावनापूर्वक, ऑप्शन नंबर बी बिना आपराधिक आशय के, ऑप्शन सी क्षति कारित करने के अंतर्निहित खतरे पर, ऑप्शन डी दूसरी उससे बड़ी क्षति रोकने में। यह क्वेश्चन आपको उत्तराखंड PCSJ प्री 2014 में पूछा जा चुका है। ओके, तो मैं आपको बता दूं, आवश्यकता का बचाव नहीं लिया जा सकता जब कार्य किया गया, उसी स्थिति में जब क्या हो, क्षति कारित करने में अंतर्निहित खतरे पर किया गया, उस स्थिति में क्या होगा, उससे आवश्यकता का बचाव नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन आपको उत्तराखंड PCSJ 2014 के प्री में पूछा जा चुका है। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो कृपया चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। मैं एक बार आपको बता दूँ, मेरे चैनल के प्ले लिस्ट पर आपको विभिन्न सब्जेक्ट का फ्री एंड MCQ और विथ एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, जैसे IPC, CRPC, एविडेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट एंड TPA का तो लगभग पूरा यानी टोटल क्वेश्चन को कवर कर दिया गया है, जबकि अन्य क्वेश्चन को धीरे धीरे कवर किया जा रहा है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।